आंगशन फैमिली, वेलकम बैक। लेट्स स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर। अपनी बॉडी पर ना सिर्फ एक अल्फा का बल्कि एक इंसान का टच भी विंग न जाने कितने सालों बाद फील कर रहा था, और वो फीलिंग बहुत ज़्यादा डिफरेंट थी। उसकी पूरी बॉडी लगभग शिवर कर रही थी। जहाँ एक तरफ वांग जी इसे खुद के टच का इफेक्ट समझ रहा था, वही विंग फिलहाल जो एक्सपीरियंस कर रहा था वो बता तक नहीं सकता था। विंग जिसकी नज़र अभी मिरर की तरफ थी, जहाँ से धीरे धीरे वो शैडोली फिगर वैनिश हो रही थी। फाइनली वो फिगर पूरी तरीके से वैनिश हो गई और विंग ने एक डीप ब्रीथ ली, पर अभी उसने खुद को संभालना शुरू ही किया था तभी वांग जी का सवाल, जो विंग को संभलने का मौका ना देते हुए और भी डरा चुका था। ऑब्वियसली वांग जी जानना चाहता था कि विंग चीखा क्यों, और विंग जो इस सवाल का जवाब क्या दे ये सोचकर परेशान था, क्योंकि वांग जी को वो सच्चाई बता नहीं सकता था। ऑब्वियसली क्या बताता वांग जी को कि एक शैडोली फिगर से वो डर गया है? क्या यकीन करता वांग जी उस पर? और अगर विंग ने ये बात वांग जी को बता दी और वांग जी ने सच में इस पे बिलीव करके विंग और इस घर को छोड़ के जाने का फैसला ले लिया, तो विंग कैसे जिएगा? अभी अभी तो वो खुश हुआ है कि कोई इंसान इस दुनिया में ऐसा भी है जो उसे छू सकता है। अब तक कहीं ना कहीं दिल के एक कोने में वो भी इन विलेजर्स की बातों में आ चुका था कि वो कर्स है और ये प्लेस हॉन्टेड है। सेकंड रूमर पर आज उसे यकीन हो चुका था, हाँ ये हाउस शायद हॉन्टेड है। पर फर्स्ट रूमर आज वांग जी की वजह से पूरी तरीके से फॉल्स साबित हुआ था, क्योंकि ऑब्वियसली अगर वो कर्स होता तो वांग जी को भी सेम इफेक्ट होता। विंग जो ये सब कुछ सोच ही रहा था, तभी वांग जी ने फिर से विंग के फेस को होल्ड किया और उसे अपनी तरफ किया। उसने फिर से विंग से अपना सवाल रिपीट किया कि वो चीखा क्यों। जैसे ही विंग ने फिर से वांग जी का सवाल सुना तो वो थोड़ा शांत हुआ। उसने वांग जी की नज़रों से अपनी नज़रें हटा दी और वांग जी को हग कर लिया। वो एक्चुअली मैं बेड से गिर गया था, पता नहीं कैसे, और मुझे लग गई तो इसी वजह से मैं चीखा। वांग जी ने इस बात पर थोड़ा बहुत यकीन कर लिया, क्योंकि ऑब्वियसली उसने देखा था जब वो रूम में आया तब विंग बेड से नीचे फ्लोर पर गिरा हुआ था। वांग जी ने नोट किया और सेकंड क्वेश्चन किया, फिर तुम अपनी आइज को कवर करके चिल्ला क्यों रहे थे? और क्लियरली मैंने देखा कि तुम डर रहे थे। जैसे ही विंग ने ये सुना उसने वांग जी की तरफ देखा, पर फिर से उसने अपने फेस को वांग जी के चेस्ट में छुपा लिया और थोड़ा हेजिटेटली बोला, वो एक्चुअली मैं गिरा तब मुझे ऐसा लगा जैसे मुझ पे कुछ गिर रहा है, तो बस मैंने खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए शायद अपने फेस पर हाथ रखा होगा और तुमने गलत समझ लिया। मैं बस गिर गया तो डर गया था। वांग जी जिसने नोट किया वही विंग जो वांग जी की बाहों में अभी भी सिमटा हुआ था। माय लिटिल ओमेगा, अब छोड़ना चाहोगे मुझे? विंग जिसे ये डिफरेंट लगा। क्या कहा वांग जी ने उसे? माय लिटिल ओमेगा, क्या मतलब है इन वर्ड्स का? यही जानने के लिए विंग ने अपने हेड को वांग जी के चेस्ट से अलग करके उसके फेस की तरफ देखा। वही वांग जी जिसके फेस पर एक सॉफ्ट स्माइल थी। क्या कहा तुमने मुझे? वांग जी जिसने विंग के फेस को अपने हाथ से करेज किया। क्या सुना नहीं तुमने? या फिर जो सुना बस उसका मतलब जानना चाहते हो? वांग जी एक्सप्लेन करो। ठीक है विंग, आई विल एक्सप्लेन माई सेल्फ, पर उससे पहले मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे एक्सप्लेन करो। विंग जो कंफ्यूज हो गया। वांग जी जिसने विंग के फेस को करेज करते हुए ही धीरे धीरे अपने हाथ को नीचे की तरफ लाना स्टार्ट कर दिया। उसका टच बहुत जेंटल और स्मूथ था और वो विंग की आंखों में देख रहा था। विंग ने भी वांग जी से नजरें नहीं हटाई थी, पर अचानक उसे हल्का सा पेन अपने नेक में फील हुआ। वांग जी जिसका हाथ विंग के मार्क पर था और वह वांग जी अपने एक फिंगर से पोक कर रहा था। वांग जी जिसने विंग से नजरें हटाकर उस मार्क की तरफ देखना स्टार्ट कर दिया था, उसने विंग की शर्ट को हल्का सा उसके नेक के पीछे कर दिया था।
जिससे वो मार्क क्लियरली विजिबल था। ऑब्वियसली विंग वांग जी की आंखों में गुस्सा देख सकता था, जैसे वांग जी को वो मार्क पसंद ना हो। कहीं ना कहीं ये सच्चाई भी थी, वांग जी को वो मार्क बिल्कुल पसंद नहीं था। उसने उस मार्क को हल्का सा रब करते हुए विंग की तरफ देखा, जो वांग जी के इस बिहेव को समझने की कोशिश कर रहा था। ऑब्वियसली विंग के लिए ये सब कुछ न्यू था, बहुत ज्यादा नया। फर्स्ट तो वांग जी उसे टच कर पा रहा है, उसके मदर फादर के बाद वो फर्स्ट इंसान जिसने विंग को टच किया है। साथ ही विंग वांग जी को खोना नहीं चाहता था, क्योंकि ऑब्वियसली वो उसका फर्स्ट फ्रेंड बना था। वो फर्स्ट इंसान जिसने विंग का पॉइंट ऑफ व्यू जानने की कोशिश की। वो फर्स्ट इंसान जिसने विंग को कभी भी कर्ज नहीं समझा। वो फर्स्ट इंसान जो भले ही विंग के पास उसके बेनिफिट के लिए आया था, पर कहीं ना कहीं विंग उससे थोड़ा अटैच हो चुका था, इसीलिए उसने वांग जी को रोका भी नहीं। वांग जी जिसने विंग की आंखों में देखकर फिर एक बार वही क्वेश्चन किया, जिससे विंग अनकंफर्टेबल हो गया। इसे एक्सप्लेन करो, मुझे जानना है वो कौन अल्फा है जिसने तुम्हें टच किया है। मुझे सच जानना है विंग, तुम्हारा पूरा सच। आज मैंने तुम्हें टच किया है। इस बात से ये बात तो क्लियर हो गई कि तुम ना ही कर्स हो और ना ही तुम में कोई स्पेशल एबिलिटी है। मैं नहीं जानता कि उस वक्त उन लोगों के साथ वैसा क्यों हुआ, पर आज मैं ये समझ चुका हूँ कि जो मैंने सोचा था लास्ट में वही सही निकला। तुम झूठ बोल रहे हो, या तो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए या फिर बस अपना कोई सच छुपाने के लिए। तुम मार्क हो, ये बात विलेज में कोई नहीं जानता, पर तुम्हारी नेक पर मार्क है, मतलब किसी ने तो तुम्हें टच किया है। और अगर मैं तुम्हें टच कर सकता हूँ तो ऑब्वियसली उस अल्फा ने मुझसे पहले तुम्हें टच किया होगा। और तुम भी ये जानते होगे कि तुम्हें टच करने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, पर फिर भी तुमने खुद की प्रोटेक्शन के लिए शायद ये रूमर स्प्रेड होने दिया। मैं खुद को होल्ड बैक नहीं कर पा रहा। मेरी आंखों में तुम्हें जो दिख रहा है वो एग्जैक्टली मेरी सच्चाई है। पहले सिर्फ तुम्हारा थैंकफुल था, धीरे धीरे तुम्हारे बारे में रूमर्स सुने तो तुम में इंटरेस्ट आने लगा। पहली नज़र में बस तुम्हारी ब्यूटी को लेकर क्यूरियस हुआ था, बाद में तुम्हारी मिस्ट्री को लेकर। जैसे जैसे तुम्हारी सच्चाई जानने लगा तुम में इंटरेस्ट बढ़ता गया मेरा। और जब पता चला कि तुम सिर्फ मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए इतने एफर्ट्स कर रहे हो, मैं फील करने लगा तुम्हारे लिए। ये फीलिंग एक फ्रेंडशिप की नहीं है, ना ही एक ऐसे पर्सन की है जिसकी मुझे सिर्फ खुद की जान बचाने को ज़रूरत है। ये फीलिंग एक लवर की है। मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता था, इनफैक्ट चाहता हूँ। इसीलिए हमेशा तुम्हें अनकंफर्टेबल करता है ये सवाल जानकर भी वही सवाल तुमसे रिपीट कर रहा हूँ। मैं इस मार्क के ओनर को जानना चाहता हूँ, क्योंकि तुम वो फर्स्ट ओमेगा हो जिसने मेरा अटेंशन ग्रैब किया है। वो फर्स्ट ओमेगा जिसमें मैं इतना इंटरेस्ट ले रहा हूँ। वो फर्स्ट ओमेगा जिस पीछे मैं भागने की कोशिश कर रहा हूँ, ना कि तुम मेरे पीछे भाग रहे हो। और मैं वो फर्स्ट ओमेगा चाहता हूँ मेरी लाइफ में। पर जितनी ये बात सच है कि मैं तुम्हें अपनी लाइफ में चाहता हूँ, उतनी ही ये भी बात सच है कि मैं अपनी लाइफ में रिग्रेट नहीं चाहता। अगर तुम्हारी लाइफ में कोई अल्फा है मुझे बता दो, मैं खुद को अभी भी संभालने की कोशिश करूँगा। हाँ, मुश्किल होगा थोड़ा, पर नामुमकिन नहीं है। अपनी पूरी सच्चाई बताओ मुझे, मैं एक्सेप्ट कर लूँगा। अगर किसी ने तुम्हें धोखा दिया है, तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है, या और भी कोई भी सच्चाई होगी, बता दो मुझे। मैं सब कुछ सहूँगा, सब कुछ हैंडल करूँगा, मैनेज करूँगा, और तुम्हें रिस्पेक्ट से इस दुनिया में अपने ओमेगा होने का नाम दूंगा। तुम्हें एक्सेप्ट करूँगा मैं विंग, प्लीज़ बता दो मुझे। विंग जो वांग जी की आवाज़ में, उसकी आंखों में सिंसियरिटी देख सकता था, महसूस कर सकता था वो। उसने एक डीप ब्रेथ ली और वांग जी की तरफ देखा। तुम्हें याद है ना वांग जी, अभी तुमने क्या कहा? तुमने कहा कि तुम मेरी हर सच्चाई पर यकीन करोगे। वांग जी जिसने नोट किया,
आर यू श्योर कि तुम कर पाओगे? वांग जी, जिसने फिर से नोट किया। वांग जी, मैंने तुम्हें जैसे बताया 8 साल का था तब पेरेंट्स की डेथ हो गई। देन मेरे साथ बहुत सारी चीज़ें हुई। धीरे धीरे मैं बड़ा हुआ और मेरी एज 10 साल की थी। अचानक एक रात मेरे नेक के पास अचानक से हल्की हल्की जलन स्टार्ट हुई। पेन इतना धीमा था कि मैं उसे बेयर कर सकता था, तो मैंने उसे इग्नोर कर दिया। देन धीरे धीरे टाइम बीतने लगा और मेरी एज करीबन 13 इयर्स थी और मेरा 13 बर्थडे। उस रात ऑब्वियसली हमेशा की तरह मैं मेंशन में अकेला था, सोया हुआ था, पर अचानक फिर एक बार मुझे वही दर्द अपने नेक के पास फील हुआ। मैं समझ नहीं पाया, मुझे लगा किसी इंसेक्ट ने मुझे काट लिया है, इसलिए मैंने उठ के मिरर में देखा और ये मार्क मैंने नोटिस किया। मुझे पहले तो कुछ भी समझ नहीं आया, इसीलिए मैंने इसे बस एक इंसेक्ट की बाइट समझ के छोड़ दिया। पर नेक्स्ट डे मैंने अपनी बॉडी पर ये मार्क देखा। ऑब्वियसली मैंने बहुत सारे मार्क ओमेगा को देखा है। मैं शॉक था कि किसी ने भी मुझे टच नहीं किया, फिर भी मेरी बॉडी पर ये अल्फा मार्क कैसे आया? मैं प्योर हूँ, अनटच हूँ, आज तक किसी ने भी मुझे छुआ तक नहीं है, पर पता नहीं क्यों ये मार्क मेरी बॉडी पर अपने आप आया है। मैं जानता हूँ यकीन करना मुश्किल है, पर यही सच है। अगर इस मार्क के बारे में दुनिया वालों को या विलेजर्स को पता चल जाता तो ऑब्वियसली वो मुझ पर यकीन नहीं करते, इसीलिए मैं तब से ही इस मार्क को हाइड करने लगा। पर पता नहीं कैसे तुम्हारे सामने मैं थोड़ा केयरलेस हो गया और तुमने इस मार्क को नोटिस कर लिया। आई स्वेयर वांग जी, मेरी मदर फादर के बाद तुम वो फर्स्ट इंसान हो जो मुझे टच कर पा रहा है। कर्स हूँ मैं सबके लिए, कौन छूना चाहेगा मुझे? जो लोग मुझे देखने से तक डरते हैं, मेरी परछाई से तक दूर भागते हैं, वो लोग मेरे रूम में आकर मुझे टच करने की कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं होता वांग जी, लोग डरते हैं मुझसे। मैं नहीं जानता कि तुम मुझ पे यकीन करोगे या नहीं, पर यही मेरी सच्चाई है। वांग जी जो ये जानकर खुश हो चुका था, ऑब्वियसली वो विंग की बातों पर यकीन करना चाहता था। हाँ, भले ही ये बात यकीन करने लायक नहीं थी, पर फिर भी वांग जी यकीन करेगा, क्योंकि ऑब्वियसली जिस इंसान को दुनिया कर्स समझ रही है वो वांग जी का क्योर बन रहा है। दुनिया दूर भागती है विंग की शैडो से और वही शैडो वांग जी का क्योर है। अगर ये पॉसिबल है तो कुछ भी पॉसिबल है, यही वांग जी सोच रहा था। उसने विंग के फोरहेड पर एक जेंटल किस किया और उसे अपनी बाहों में भर लिया। आज उसे खुशी हो रही थी ये जानकर कि वो हर मामले में विंग की लाइफ में फर्स्ट है। और रही बात इस मार्क की, तो शायद ये कोई अल्फा मार्क हो ही ना, बस ऐसे ही किसी बॉडी मार्क की तरह हो, या फिर ये भी हो सकता है कि ये मार्क किसी हर्ब का साइड इफेक्ट हो। ऑब्वियसली विंग एक हीलर है और हो सकता है उसने किसी गलत हर्ब को टच किया हो या उसके टच में आया हो, जिस वजह से उसे रिएक्शन हुआ होगा। वांग जी जो ये सब कुछ सोचकर फाइनली खुश हो रहा था, वही विंग जो वांग जी की बातों को सोचकर खुश हो रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं विंग भी वांग जी से अट्रैक्टेड तो था और कहीं ना कहीं इसीलिए वो वांग जी को हर चीज़ एक्सप्लेन कर रहा था, क्योंकि वो वांग जी की नज़र में गलत नहीं बनना चाहता था। और आज वांग जी की ट्रू फीलिंग्स जानकर विंग को भी खुशी हो रही थी। जहाँ एक तरफ विंग और वांग जी अपने अपनी ख्यालों की दुनिया में खुश थे, वहीं दूसरी तरफ सिटी के बाहर हिल टॉप पर बना सबसे पुराना टेम्पल, जिसमें वही मॉन्क रहता था जिसने वांग जी को उसके कर्स का क्योर बताया था। फिलहाल अपनी मेडिटेशन में था, तभी अचानक एटमॉस्फेयर चेंज होने लगा। टेम्पल में जितनी भी कैंडल्स जली हुई थी, एक तेज हवा के झोंके ने उन सारी कैंडल्स को बुझा दिया था। साथ ही अचानक टेम्पल की सारी लाइट्स भी फ्लिकर करके बंद हो चुकी थी। टेम्पल में पूरी तरीके से अंधेरा फैल चुका था। कड़कती हुई बिजली के साथ हल्की हल्की बारिश भी स्टार्ट हो चुकी थी। वो मॉन्क जिसने अपनी आईज को ओपन किया और अपने सामने जो गॉड की स्टैचू थी उस पर एक नजर डाली। एक डीप ब्रेथ ली उसने। क्या फिर एक बार पास्ट
रिपीट हो रहा था। क्या फिर एक बार वो प्योरिटी किसी के डिस्गस्टिंग गेम का पार्ट बनने वाली है? क्या फिर एक बार वो मासूमियत किसी के लिए जरिया बनेगी? किसी के सेल्फिश डिजायर्स क्या फिर एक बार पूरे होंगे? इसका अंत क्या पहले की तरह होगा? क्या जो कर्स शतकों पहले सब कुछ तबाह कर चुका था वो सेंचुरीज बाद फिर एक बार रिपीट होगा? ये अचानक बिगड़ा हुआ मौसम, ये हवाएं जो आज अपोजिट डायरेक्शन से बह रही है, जैसे इन्होंने आज इस प्योर टेम्पल की एक लाइट को तक रहने नहीं दिया और सब कुछ बुझाकर इस प्लेस को अंधेरे में ढक दिया है। क्या उसी तरह वो मासूम प्योरिटी भी किसी के डिजायर्स के शैडो तले फिर एक बार रौंदी जाएगी? गॉड ने भले ही उसे पनिशमेंट दी, पर इस बार गॉड भी उसका फेथ चेंज नहीं कर पाए। उसे जाना ही पड़ा उसके पास जिसका वो सबसे बड़ा दुश्मन है। और गलती से ही सही, पर वो आज़ाद हो चुका है जो कभी नहीं होना चाहिए था। वो साया जो एक को कंट्रोल करेगा और उसके थ्रू दूसरे को डिस्ट्रॉय करेगा, सिर्फ खुद को कंप्लीट करने के लिए, खुद का रिवेंज लेने के लिए। वो मॉन्क जो ये सब कुछ सोच रहा था, टेम्पल की उस बड़ी सी विंडो से बाहर देखते हुए वो मॉन्क नेचर से जैसे सवाल कर रहा था, जैसे गॉड से वो पूछ रहा हो कि जो उसने किया वो सही भी था या नहीं। पर वो शायद भूल चुका था कि अब इस सवाल का कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि ऑलरेडी वो दोनों एक दूसरे से मिल चुके हैं। इनफैक्ट वो तीनों एक दूसरे से मिल चुके हैं और अब वो दो मिलकर किसी एक को तबाह करेंगे, उसका फायदा उठाएंगे और सच में पास्ट एक बार रिपीट होगा और वो तीसरा मासूम दिल फिर एक बार तिल तिल करके तड़पते हुए मरेगा। पर इसे रोका जा सकता है। अगर उन दोनों को अलग कर दिया जाए तो हो सकता है कि इसे फिर एक बार रोका जा सकता है। उन दोनों के फेथ एक साथ है, उनकी डेस्टिनी एक है, उनका मिलना लिखा था, वो मिल चुके। पर अब उन दोनों को अलग करके इस फेथ को चेंज किया जा सकता है। शायद यही सही होगा, क्योंकि उन दोनों का पहला टच अगर पूरा मौसम बिगाड़ के रख सकता है, तो शायद अगर वो थोड़ा और आगे बढ़े तो बहुत कुछ खत्म हो सकता है। यही सोच लेकर वो मॉन्क फाइनली उस टेम्पल से निकल चुका था। वैसे भी उसे बहुत वक्त लगने वाला है उन दोनों तक पहुंचने में, क्योंकि ऑब्वियसली वो सिटी के आउटसाइड रहता है, एक हिल टॉप पर रहता है, एक टेम्पल में रहता है। यहाँ से नीचे उतरकर उसे पहले तो उन लोगों को साथ में लेना होगा जो उसकी हेल्प कर सकते हैं, और बाद में उन्हें वहाँ तक पहुँचना होगा जहाँ तक पहुँचने का रास्ता सच में इस बार बहुत लंबा होने वाला है। और वहाँ जाकर भी उन दोनों को अलग करना शायद नामुमकिन हो सकता है, पर फिर भी वो कोशिश तो कर सकता है। यही सोचकर वो अपने कदमों को फाइनली उस टेम्पल के बाहर रख चुका था। वही इन सब से हटकर दो पर्सन्स जो आज अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश थे। वांग जी, जिसने विंग से अपनी फीलिंग्स तो कन्फेस कर दी थी, पर ऑब्वियसली वो भी विंग से जवाब चाहता था, इसीलिए उसने विंग के फेस को पकड़ के उसे अपनी तरफ किया। विंग जो फर्स्ट टाइम शाई फीलिंग फील कर रहा था, इस बार उसे वांग जी की आंखों में कुछ अलग नजर आ रहा था, जिस वजह से उसकी नजरें हल्की सी झुक चुकी थी। वांग जी जिसके फेस पर स्माइल आ चुकी थी, क्योंकि वो विंग के ईयर्स को, उसकी चीक्स को बर्न होते हुए फील कर सकता था। वो झुकी हुई नजरें जो उसे देखना तो चाहती थी, पर शायद डर भी रही थी। वांग जी जिसने विंग के चिन पर हाथ रखा और उसके फेस को ऊपर किया। बोलो विंग, क्या एक्सेप्ट कर पाओगे मुझे एज यूर अल्फा? क्या दे पाओगे अपनी जिंदगी में मुझे वो जगह? विंग जिसके पास ऑब्वियसली इस सवाल का जवाब था, पर फिर भी ये फैसला बहुत बड़ा था, शायद उसे थोड़ा वक्त लेना चाहिए। यही सोचकर
विंग जिसने वांग जी की तरफ देखा। ऑब्वियसली वांग जी को उसका जवाब मिल चुका था। विंग की बढ़ी हुई धड़कनें, जिनकी आवाज क्लियरली वांग जी सुन सकता था, विंग के कांपते हुए लिप्स, उसकी झुकी हुई नजरें, इन सब ने ऑलरेडी वांग जी को आंसर तो कर दिया था, पर फिर भी वो विंग का जवाब उसके मुंह से सुनना चाहता था और इसीलिए वो शांत था। विंग जो थोड़ा हेजिटेट था, ऑब्वियसली वो हाँ कहना चाहता है, पर फिर भी उसे एक बार सोचना तो होगा। यही सोचकर उसने वांग जी की तरफ देखा। क्या मुझे थोड़ा वक्त मिलेगा? वांग जी जो ऑब्वियसली जानता था कि वक्त चाहे विंग कितना भी ले ले, पर जवाब उसका सेम ही रहेगा जो ऑलरेडी उसे मिल चुका है। फिर भी अगर विंग को वक्त की जरूरत है तो वांग जी उसे फोर्स नहीं करेगा। इसीलिए वांग जी ने नोट किया। विंग जो इस बात से हैप्पी हो चुका था, वही वांग जी ने विंग को टाइटली होल्ड कर लिया। उनकी बाकी की रात एक दूसरे की बाहों में बीती। वांग जी जिसने विंग को उठाकर बेड पर लिटा दिया था, इनफैक्ट वो खुद सेम बेड पर दूसरी साइड लेट चुका था, उसने विंग को लगभग अपने से सटा के रखा था। विंग भी सारी चीजें भूलकर वांग जी के चेस्ट में अपने हेड को रखकर वांग जी की धड़कनों को सुनते हुए फाइनली सो चुका था। वहीं अपनी बाहों में पीसफुल सोते हुए उस ओमेगा को देखकर वांग जी जिसके फेस पर स्माइल थी, उसने विंग के फोरहेड पर आते हेयर्स को साइड में किया। देन उसने एक नजर विंडो की तरफ डाली जहां बारिश हो रही थी। वांग जी जो कुछ देर बाद उठ गया, उसने विंग के हेड को ठीक से पिलो पर सेट किया। देन वो बालकनी में आकर खड़ा हो गया। ऑब्वियसली तेज लाइटनिंग और वो हल्की फुल्की बारिश, शायद नेचर भी आज किसी को अपनी हरकतों के लिए वार्न कर रहा था। वांग जी जिसकी नजर आसमान की तरफ थी और उसके फेस पर एक स्माइल थी, एक ऐसी स्माइल जिसमें शायद कई राज दफन थे। वही वांग जी के एग्जैक्ट पीछे वो शैडोली फिगर जिसकी नजर खुद भी आसमान की तरफ थी, जैसे वो गॉड को चैलेंज करना चाहती हो, करो उसे प्रोटेक्ट जिसे प्रोटेक्ट करने के लिए तुमने सब कुछ किया। पर फिर भी वो फिर एक बार किसी और के हाथों की कठपुतली बनके उसके मतलब उस शैडो के हाथ में आ ही गया। प्यार, अटैचमेंट एक ऐसा हथियार है जिसके सामने वो प्योर सोल हमेशा ही वीक रहेगी। क्या फर्क पड़ता है कि उसके पास पावर्स कितनी है, फर्क इससे पड़ता है कि उन पावर्स का यूज करता कौन है। हर तरफ अंधेरा था और फिर एक बार लाइटनिंग हुई और उसी लाइटनिंग में इस बार वांग जी जो आगे खड़ा था उसकी शैडो पीछे उस शैडोली फिगर पर गिरी और कहीं ना कहीं उन दोनों की शैडो अंदर सोए हुए विंग पर, जो बहुत मासूम था, जो बेफिक्र होके सो रहा था, ये सोच के कि फाइनली उसे कोई अपना मिल चुका है। खैर कुछ देर बाद वांग जी जो रूम में वापस आया, उसने विंग की तरफ देखा। देन उसने एक स्मग किया। फिलहाल मॉर्निंग होने में आई थी और वांग जी अब यहाँ और नहीं रुक सकता था क्योंकि विलेजर्स बहुत जल्द यहाँ आना स्टार्ट कर देंगे। यही सोचते हुए वांग जी जिसने विंग को एक नज़र देखा, देन वो बाहर की तरफ आ गया। वो अपने रूम में आया। देन उसने अपने पॉकेट से एक रेड एमुलेट बाहर निकाला। उसने उस एमुलेट को सेफली ड्रावर में रख दिया। देन वो सो गया। मॉर्निंग, बारिश अभी भी चल रही थी जिस वजह से बाहर के काम होना आज पॉसिबल नहीं था। कुछ सर्वेंट्स जो आ चुके थे और कुछ आए नहीं थे, जो विंग के लिए फूड प्रिपेयर करते थे, उसके मेंशन को क्लीन करते थे, वो सब आ चुके थे। पर जो बाहर के वर्क करते थे वो लोग आज नहीं आए थे और विंग भी इस बात का रीज़न समझ सकता था क्योंकि आज बारिश हो रही है और बारिश सुबह से थोड़ी ज़्यादा ही बढ़ चुकी है। विंग जो आज खुद भी बाहर जाने वाला नहीं था, इसलिए उसने सर्वेंट से भी बोल दिया कि बारिश हो रही है तो वो अपना काम खत्म करके सीधा घर चले जाए। वैसे भी बाकी के काम आज नहीं होंगे, ये बिन मौसम बरसात कल तक रुक जाएगी तो वो अपना बाकी का काम कल करेंगे।
सर्वेंट्स ने नोट किया। देन बाकियों ने मेंशन साफ किया, कुछ बेसिक वर्क किए और जो कुक वगैरह थे उन्होंने फूड प्रिपेयर किया। आज मॉर्निंग में ही उन सब ने अपना काम खत्म किया। ऑब्वियसली बारिश थी तो वो भी अपने घर वालों के साथ रहना चाहते थे, इसलिए विंग के परमिशन लेकर वो सुबह ही निकल गए। अब तक 11 बज चुके थे, पूरा मेंशन खाली हो चुका था और वांग जी अभी भी सोया हुआ था। विंग जो वांग जी का इंतजार कर रहा था। कुछ ही देर बाद जब उसने फुट स्टेप सुनी तब उसका ध्यान वांग जी की तरफ गया जो स्टेयर्स से नीचे आ रहा था। विंग जिसके फेस पर वांग जी को देखकर स्माइल आ गई। वो उठा और सीधा वांग जी की तरफ जाने ही लगा, तभी वांग जी ने उसे रोक दिया और वो आसपास देखने लगा। विंग जिसने स्माइल की और वांग जी को बताया कि मेंशन में कोई नहीं है, वो दोनों अकेले हैं, उसने सबको घर भेज दिया है। वांग जी के फेस पर ये जानकर स्माइल आ गई। विंग ने वांग जी से कहा कि वो उसी का इंतजार कर रहा था और अगर वो फ्रेश हो चुका है तो वो दोनों साथ में ब्रेकफास्ट करेंगे। वांग जी जिसने नोट किया। विंग जो वांग जी के पास आया और उसने वांग जी के हाथ को होल्ड कर लिया। जैसे ही ऐसा हुआ वांग जी ने एक झटके से अपना हाथ तुरंत पीछे खींच लिया। विंग जिसे अटपटा लगा उसने वांग जी की तरफ देखा और उससे पूछा कि क्या हुआ। वांग जी जिसने तुरंत अपने आसपास देखा और विंग से कहा उसे एक्चुअली आदत नहीं है ऐसे दिन में सबके सामने विंग के इतना करीब होने की, इसलिए वो थोड़ा अनकंफर्टेबल हो चुका है, बट डोंट वरी, वो खुद को कंफर्टेबल कर लेगा। विंग जो खुद भी इस बात को समझता था इसलिए उसने नोट किया। वांग जी ने विंग से कहा कि वो ब्रेकफास्ट रेडी कर दे, मतलब टेबल पर सर्व कर दे, और वांग जी अभी आया। विंग ने नोट किया और वो हैप्पीली वहां से निकल गया। वही वांग जी जो तुरंत भागते हुए अपने रूम में गया। वो बेड पर बैठ गया और अपने हाथ की तरफ देखने लगा जो ऑब्वियसली जल चुका था। हाँ, भले ही उस पे निशान नहीं पड़े थे पर वो हाथ हल्का सा ब्लैक हो चुका था। वांग जी जिसने अपने हाथ से अपने हेड को हल्का सा हिट किया, देन वो तुरंत उस ड्रॉवर को ओपन कर चुका था जिसमें रात में उसने वो रेड एमुलेट रखा हुआ था। वांग जी ने उस एमुलेट को तुरंत अपनी पॉकेट में डाल लिया। देन उसने फिर एक बार अपने हाथ की तरफ देखा जिसकी वो ब्लैकनेस जा चुकी थी, मतलब उसका हाथ फिर से ठीक हो चुका था। वांग जी जिसने डीप ब्रीथ ली, देन वो नीचे आया। उसकी नज़र अभी भी उसी हाथ पर थी जिस हाथ को विंग ने पकड़ा हुआ था और जो हल्का सा जल चुका था, पर अब वो बिल्कुल ठीक नजर आ रहा था। पर वांग जी को अंदर से वो जलन का पेन अभी भी फील हो रहा था। खैर वांग जी इसे सह सकता था, इसलिए वो विंग के पास गया। विंग जो वांग जी को देखकर हैप्पी हो गया और उसने वांग जी से कहा कि उसने ब्रेकफास्ट लगा लिया है। वांग जी ने भी नोट किया और वो दोनों भी अपनी अपनी जगह बैठ गए। पर आज फॉर अ चेंज विंग ने वांग जी से कहा कि वो इतना दूर क्यों बैठा है, वो विंग के पास बैठ सकता है। वांग जी ने ये जानकर नोट किया और उसने अपनी प्लेट उठाई और विंग के साइड में वो बैठ गया। विंग जिसने वांग जी के हाथ पर हाथ रखा और वांग जी ने विंग की तरफ देखा। देन उन दोनों ने ऐसे ही कुछ बातें करते हुए ब्रेकफास्ट कंप्लीट किया। उन दोनों का हाथ एक दूसरे के हाथ में था क्योंकि ऑब्वियसली विंग को वांग जी का टच कंफर्टेबल लगता था। देन ऑब्वियसली वो दोनों अकेले थे तो उन्होंने आज बहुत सारी चीज़ें की। लाइब्रेरी में जाके बुक्स पढ़ा, देन एक दूसरे के हाथ को होल्ड किए, बारिश को एंजॉय किया। वांग जी ने विंग को डांस करना सिखाया। देन वो कुछ देर बारिश के पानी में खेले। ऐसी बहुत सारी एक्टिविटी जो उन दोनों के बीच की दूरियों को धीरे धीरे वैनिश कर रही थी। विंग ने आज सर्वेंट्स को बोल दिया था कि वो लंच और डिनर भी देख लेगा, इसीलिए आज कोई भी इस मेंशन में आने ही वाला नहीं था। विंग जिसने वांग जी के साथ मिलकर लंच बनाया, उन दोनों ने उस फूड को एंजॉय किया और वांग जी ने फर्स्ट टाइम विंग के हाथ का फूड खाया जो सच में बहुत ज़्यादा डिलीशियस था, जिसे वांग जी ने पसंद भी किया, उसकी तारीफ भी की और विंग को इससे अच्छा भी लगा। देन उन्होंने कुछ गेम्स भी खेले। ऐसे उनका ऑल ओवर आज का दिन तो बहुत ज़्यादा अच्छा गया था। अब रात का वक्त था, उन दोनों ने डिनर भी बनाया, उसे भी साथ में एंजॉय किया और आज वो दोनों भी विंग के रूम में आ चुके थे। पर जैसे ही रूम का डोर ओपन हुआ था, विंग जो सामने देखकर शॉक था क्योंकि बहुत ब्यूटीफुली वांग जी ने विंग का रूम डेकोरेट करके रखा था।
हाँ, ज़्यादा चीज़ें नहीं थी, पर रोज पेटल से वो रूम ब्यूटीफुली डेकोरेटेड था। रूम में कुछ कैंडल्स थी, डिम लाइट थी और जमीन पर खूबसूरत रोज पेटल से हार्ट बनाया गया था। विंग जो ये देखकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो चुका था। इनफैक्ट वो बहुत ज़्यादा हैप्पी भी हो चुका था। वांग जी जिसने विंग का हाथ पकड़ा और उसे उस रोज पेटल से बने हार्ट में खड़ा कर दिया। देन उसने विंग के सामने एक रिंग की। वो रिंग जो थोड़ी अजीब नजर आ रही थी, ऑब्वियसली वो ब्यूटीफुल थी, पर वो मेंस रिंग थी। ये बात विंग समझ चुका था। वांग जी जिसने विंग की तरफ देखा और सॉफ्टली कहा, जानता हूँ रिंग परफेक्ट नहीं है, क्योंकि ये मेरी रिंग है, तुम्हारी साइज अकॉर्डिंग बस मैंने इसमें थोड़े से चेंजेस किए हैं, इसलिए ये थोड़ी वियर्ड नजर आ रही है, पर ये बहुत एक्सपेंसिव है। फिलहाल तुम्हारे लिए तुम्हारी साइज की रिंग अरेंज करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, इसलिए मैंने इसे ही जैसे जैसे करके मैनेज कर ली। फिलहाल इसे ही मेरा प्रपोजल समझो, और अब क्या तुम मुझे एक्सेप्ट करते हो या नहीं, इसका आंसर करो। तुमने कहा था ना तुम्हें सोचने के लिए वक्त चाहिए, तो आई थिंक आज का वक्त इनफ होगा तुम्हें ये रियलाइज करने के लिए कि तुम मेरे साथ अपनी लाइफ देख सकते हो। जैसे आज का तुम्हारा पूरा दिन हैप्पीनेस से भरा गया, वैसे ही मैं कोशिश करूंगा कि अगर तुम मेरे साथ रहो तो तुम्हारा हर एक दिन उतना ही खुशी भरा रहे। विंग जिसके फेस पर ऑब्वियसली स्माइल थी, आंखों में हल्के से आंसू आ चुके थे, उसने नोट किया। अपना हाथ आगे बढ़ाया ही था विंग ने, तभी वांग जी ने उसे होल्ड कर लिया। वांग जी जो विंग के फिंगर में रिंग डालने वाला था, तभी अचानक बाहर लाइटनिंग हुई, जिससे उन दोनों का हाथ ध्यान भी बाहर की तरफ चला गया और अचानक विंग को कुछ याद आया। विंग ने तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लिया। इनफैक्ट वो पीछे होने लगा। वांग जी जो इस एक्शन से शॉक हो चुका था, उसने विंग की तरफ देखा। विंग जिसे अचानक उस मॉन्क की और खुद की सिचुएशन रियलाइज हुई, मतलब उस मॉन्क ने जिसने इन विलेजर्स को बताया है कि विंग इस विलेज से बाहर नहीं जा सकता, और अगर आज उसने वांग जी को एक्सेप्ट कर लिया तो ऑब्वियसली उसे वांग जी का ओमेगा बन के वांग जी के साथ जाना होगा, और ये विलेजर्स ऐसा नहीं होने देंगे। इसे रोकने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, वांग जी को खत्म भी कर सकते हैं। इसीलिए विंग इतनी आसानी से ये फैसला नहीं ले सकता। आज दिन भर वो वांग जी के साथ था, इसलिए उसने इन सब चीजों के बारे में सोचा ही नहीं, पर अब उसे रियलिटी हिट हुई थी। वांग जी जो उठ गया और वो विंग की तरफ जाने ही वाला था, तभी विंग ने ही उसे रोक दिया। वांग जी ये सही नहीं है, जाओ यहाँ से। ये सुनते ही वांग जी जो कंफ्यूज हो गया, क्या सही नहीं है मैं ओमेगा? वांग जी मैं अभी तक तुम्हारा ओमेगा बना नहीं हूं, तो बन जाओगे? नहीं वांग जी ऐसा नहीं हो सकता, मैं अगर तुम्हारा ओमेगा बन गया तो मुझे तुमसे शादी करनी पड़ेगी, और उसके अकॉर्डिंग मुझे यहाँ से जाना होगा, जो ये विलेजर्स कभी नहीं होने देंगे। ये मुझे यहाँ रोकने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, तुम्हें हम भी। एक दिन की खुशियाँ ऑब्वियसली मुझे अपनी पूरी लाइफ दिखा चुकी है, पर उस अंधेरे का क्या करूँ जो मेरे डेस्टिनी में ऑलरेडी लिखा गया है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, पर मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैंने ऐसा किया तो सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसीलिए हमारा यही रुक जाना सही होगा। वैसे भी कुछ दिन बाद तुम यहाँ से चले जाओगे, पर मैं इस जगह को नहीं छोड़ सकता। वांग जी जिसने जैसे ही ये सारी बातें सुनी, उसे ऑब्वियसली गुस्सा आ गया। वो सीधा विंग की तरफ बढ़ा और उसने विंग के दोनों शोल्डर्स को टाइटली ग्रैब कर लिया। तुम्हारा मतलब है कि तुम मुझसे प्यार करते हो, पर इन विलेजर्स की वजह से मुझे एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। विंग जिसने नोट किया। वांग जी जिसने विंग के शोल्डर से हाथ हटाए और उसने विंग के लेफ्ट हैंड को टाइटली होल्ड कर लिया, मतलब उसकी रिस्ट से। देन उसने अपने सेकंड हैंड से विंग के रिंग फिंगर में रिंग डालने की कोशिश की। विंग जो वांग जी को रोकना चाहता था, पर वांग जी ने ऑब्वियसली विंग की नहीं मानी और उसने फाइनली विंग को जैसे तैसे करके जबरदस्ती से रिंग पहना ही दी। देन उसने विंग की आंखों में देखा, वो भी बहुत गुस्से से। फिलहाल वांग जी की आईज गोल्डन हो चुकी थी, शायद ये वांग जी का अल्फा था। तुम मेरे ओमेगा हो, मेरा पहला प्यार, और इन
विलेजर्स की वजह से मैं डर के भाग जाऊंगा या तुम्हें छोड़ दूंगा या तुम्हें परमिशन दूंगा खुद को छोड़ने की, तो ये गलतफहमी निकाल लो। मैं तुम्हारे लिए इन लोगों को तो क्या, इस पूरे गांव को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। मुझे तुम चाहिए हो किसी भी कीमत पर, चाहे उसकी कीमत इन सब लोगों की जान ही क्यों ना हो। मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता, बहुत ज़रूरी हो तुम मेरे लिए। वांग जी, जो ये बोलते हुए बिल्कुल अपोजिट पर्सनालिटी लग रहा था, ये वो काइंड वेल बिहेव्ड वांग जी नहीं था, ये तो अलग वांग जी था जो खुद को लगभग विंग के ऊपर फोर्स कर रहा था। पर फिर भी ऑब्वियसली विंग समझ सकता था, क्योंकि वो कहीं ना कहीं प्यार होते हुए भी इनकार कर रहा था। इसलिए उसने वांग जी की तरफ देखा। उसकी आंखों से अब आंसू गिरने लगे थे। वांग जी, तुम समझ नहीं रहे, ये मार देंगे तुम्हें। तो क्या तुम्हारे प्यार में मरने के लिए मैं रेडी हूँ। इनफैक्ट वो मेरा ऑनर होगा, और सिर्फ मैं मरने के लिए नहीं, इन सबको मारने के लिए भी रेडी हूँ। सुना ना विंग, मेरे लिए तुम बहुत प्रीशियस हो, मेरी नीड हो तुम, और तुम्हें मैं छोड़ूंगा तो नहीं, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े, इस दुनिया से लड़ना पड़े या इस गांव से या फिर खुद तुमसे। मैं सबसे लड़ूंगा और तुम्हें जीतूंगा। विंग, जिसे ये जानकर खुशी हुई, ऑब्वियसली वो भी चाहता था किसी को अपनी लाइफ में, आफ्टर ऑल एक ओमेगा था वो, इसलिए उसने फाइनली अपनी फेथ को एक्सेप्ट कर लिया और वांग जी को हाँ बोल दिया। वांग जी, जो इस बात से खुश हो गया था, उसने तुरंत ही विंग पर अपना फोर्स यूज करना छोड़ दिया। देन उसने साइड टेबल पर रखी एक ब्यूटीफुल फ्लावर की क्राउन को उठाया, जो उसने खुद रेडी किया था। विंग से चुपके चुपके उसने उस क्राउन को विंग के हेड पर रख दिया, जिसमें विंग सच में बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था, और विंग जिसके फेस पर खुद भी स्माइल आ चुकी थी। माय प्रिंस, तुम मेरे लिए वो हो जो कोई सोच भी नहीं सकता। विंग, जिसने जब ये सुना उसे ऐसा लगा जैसे पहले भी किसी ने ये कहा हो, पर खैर उसने इस फीलिंग को इग्नोर कर दिया, क्योंकि ऑब्वियसली उसे ऐसा बोलने वाला उसकी लाइफ में वांग जी ही पहला था। फिलहाल उसने सारी चीज़ों को इग्नोर करके बस वांग जी पर फोकस किया। वांग जी, जिसने विंग को अपनी बाहों में होल्ड कर लिया था, उन दोनों ने एक दूसरे को टाइटली हग कर लिया था, और अचानक एक तेज लाइटिंग हुई। वांग जी, जिसका ध्यान बालकनी के विंडो थ्रू बाहर गया, बारिश जो पड़ चुकी थी, और वांग जी के फेस पर एक स्मग था, वही विंग जो बिल्कुल मासूम था, वांग जी की बाहों में सिमटा हुआ था। वांग जी, जिसने कुछ देर बाद विंग को अपने आप से दूर किया, देन उसने सीधा विंग को उठा लिया। उसने विंग को बेड पर लिटा दिया, देन उसने विंग को कंबल से ढक दिया। उसने विंग के फरहेड पर किस किया और विंग को सोने के लिए बोला। विंग, जिसने नोट किया और उसने अपनी आईज क्लोज कर ली। वांग जी, जो वहां से जाने ही वाला था, तभी विंग के हाथों की पकड़ वांग जी को अपने हाथ में फील हुई, और उसने मुड़ के देखा विंग की तरफ। मत जाओ, यही सो जाओ। ये सुनते ही वांग जी ने स्माइल की, देन उसने नोट किया। विंग जो एक साइड शिफ्ट हुआ और उसने वांग जी के लिए जगह बनाई। वांग जी, जिसने विंग से कहा कि वो खुद के रूम से अपनी नाइट क्लोथ लेके आएगा, देन विंग ने नोट किया और वांग जी वहां से निकल गया। वांग जी को गए 5 मिनट से ज्यादा हो चुके थे, और विंग जो वांग जी का इंतजार कर रहा था, उसके फेस पर स्माइल थी। आज जो कुछ भी हुआ उसे सोचकर वो बार बार अपने हाथ की उस रिंग की तरफ देख रहा था, तो कभी अपने बेड साइड टेबल पर रखे उस क्राउन की तरफ। वो सच में बहुत ज्यादा हैप्पी था। वांग जी, जो अभी तक वहां नहीं आया था। विंग, जिसकी नजर अचानक बालकनी के ग्लास डोर की तरफ गई, जहां बारिश और भी ज्यादा बढ़ चुकी थी, और उसी बारिश में उसने फिर एक बार उसी शैडोली फिगर को अपीयर होते हुए देखा। विंग, जो इस बात से डर गया और वो पीछे होने लगा। उसके रूम की लाइट्स भी फिर एक बार फ्लिकर करने लगी थी। ये कुछ ऐसा ही एक्सपीरियंस था जैसे उसने बीती रात फील किया था। विंग जो डर गया, वो पूरा स्वेटी हो गया था।
वो वांगजी को बुलाना तो चाहता था पर उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। विंग जो क्या करे ये सोच ही रहा था, तभी अचानक एक तेज लाइटनिंग हुई। देन फिर एक बार सब कुछ शांत हो गया। वो शेडोली फिगर वहां से डिसअपियर हो गई और विंग के रूम की लाइट्स भी नॉर्मल हो गई। विंग जिसने इस बात से एक डीप ब्रीथ ली, देन ऑब्वियसली वो डर चुका था, डीप ब्रीथ ले रहा था, स्वेटिंग हो चुका था, तो उसने खुद को संभालने के लिए टेबल के साइड में, मतलब टेबल पर जो वाटर ग्लास रखा हुआ था उससे होल्ड करके पूरा पानी पी लिया। देन उसने खुद को नॉर्मल किया और वो फिर से वांगजी का इंतजार करने लगा। उसे पता था वांगजी आएगा तो ये सब कुछ ठीक हो जाएगा और वांगजी बहुत जल्द आता होगा। यही सोचकर विंग खुद को नॉर्मल करने लगा, पर कुछ स्ट्रेंज था। नॉर्मल होना चाहिए था ना विंग को, पर वो हो नहीं रहा था। धीरे धीरे उसकी बॉडी और भी ज्यादा स्वेटी हो रही थी। उसे अचानक बहुत ज्यादा हॉट फील हो रहा था। विंग जो खुद की शर्ट को धीरे धीरे इसे झटकारने लगा जिससे उसे गर्मी फील ना हो और थोड़ा ठंडा लगे, पर ऐसा हो नहीं रहा था। विंग जो ये सब कुछ कर ही रहा था तभी उसे डोर ओपनिंग की साउंड आई और तुरंत उसने डोर की तरफ देखा जहां से वांगजी एंटर हो रहा था। वांगजी जिसने डोर को लॉक किया, देन उसने विंग की तरफ देखा जो बहुत ज्यादा ही स्वेटी हो चुका था। वांगजी विंग के पास गया और उसने विंग को होल्ड किया। ऑब्वियसली वो विंग को ऐसे देखकर अचानक डर गया था। क्या हुआ तुम्हें? ये क्या हाल बना के रखा है? विंग जिसने वांगजी की तरफ देखा, उसकी आईज हल्की सी टियरी और बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी। मुझे गर्मी लग रही है। वांगजी जिसने स्माइल की, देन वो उठा और उसने बालकनी का वो ग्लास डोर ओपन किया जिससे ठंडी हवा अंदर आने लगी, जिससे विंग को थोड़ा रिलीफ मिला। वांगजी जिसने वही खड़े होते हुए विंग से कहा, यहाँ आओ, देखो कितनी ठंडी हवा है, तुम्हें ठीक लगेगा। विंग जिसने नोट किया वो बेड से उठा और वांगजी के पास चला गया। वांगजी जिसने विंग का हाथ होल्ड किया और वो विंग को बैक से हक करके विंडो से बाहर देखने लगा, मतलब बालकनी से बाहर। वही विंग की नजर भी बाहर की तरफ थी। वांगजी के आसपास होने से उसे डर नहीं लगता था, ये बात तो सच थी, और उसे ठंडी हवा की वजह से रिलीफ भी मिल रहा था। कुछ देर तक वो वही खड़े थे। वैसे तो वांगजी के जाने का कोई भी वहां से मोड़ नहीं था, पर विंग जो कुछ देर बाद पलट गया था और वांगजी ने जब नेक्स्ट ब्रीथ इनहेल की थी तो उसने शॉकिंगली विंग की तरफ देखा। विंग जिसकी आईज टोटली नशे में लग रही थी, हल्की सी टियरी, हल्की सी रेड और बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव। उसका फेस पूरा रेड हो चुका था, लिप्स हल्के से कांप रहे थे, ईयर्स बहुत ज्यादा रेड हो चुके थे और उसकी बॉडी अलग ही गर्म हो रही थी। वांगजी जो तुरंत विंग से 2 कदम दूर हो गया। क्या तुम हीट में हो? विंग जिसने वांगजी की तरफ देखा। हीट? तुम्हारा मतलब है ओमेगा हीट? वांगजी जिसने नोट किया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे तो आज तक हीट आई ही नहीं। 18 कंप्लीट किए मुझे तो 3 साल हो चुके हैं, पर मेरी हीट कभी आई ही नहीं। वांगजी जिसने शॉकिंगली विंग की तरफ देखा। क्या मतलब है विंग तुम्हारा? तुम अपने फेरोमोन्स रिलीज कर रहे हो और ये फेरोमोन्स अलग है। तुमने कॉलर पहन के रखी है, फिर भी मैं तुम्हारे फेरोमोन्स क्लियरली फील कर रहा हूँ, और ऐसा सिर्फ हीट में होता है। तुम्हारी बॉडी हॉट है। क्या ये तुम्हारी फर्स्ट हीट है? पर ऐसा तो नहीं होना चाहिए। जैसे ही तुमने 17 कंप्लीट किया होगा तुम्हारी फर्स्ट हीट तो आ चुकी होगी ना। विंग जिसने मना कर दिया क्योंकि ऑब्वियसली उसे पता ही नहीं था हीट होती क्या है। हाँ, मतलब पता था एज ओमेगा उसे हीट को क्या होता है ये पता था, पर हीट का पेन कैसा होता है, इसमें बॉडी कैसे रिएक्ट करती थी ये उसे नहीं पता था। पहले तो उसे बताने वाला कोई नहीं था, दूसरा उसकी खुद की हीट कभी आई ही नहीं थी। पर ऑब्वियसली वांगजी एक अल्फा था, वो सिटी में रहता था। बहुत सारी ओमेगाज ने हीट के दौरान उसके करीब आने की कोशिश की थी। इनफैक्ट वो खुद कुछ मेडिसिन लेती थी जिनसे उनकी हीट आ जाए और वांगजी उनके कंट्रोल में आ जाए, तो वांगजी को ये सारी बातें पता थी। पर अचानक विंग को हीट में आते हुए देखकर वांगजी भी शॉक था। वही विंग जो लगभग कांपने लगा था। मुझे दर्द हो रहा है।
वांग जी जो ये सुनकर शॉक हो चुका था, क्योंकि ऑब्वियसली वो एक स्ट्रॉन्ग हेड नॉमिनेटर अल्फा है। मोस्ट इम्पोर्टेंट उसके सामने उसका प्यार खड़ा है जो हीट में है, उसका अल्फा खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाएगा। यही सोचकर वांग जी जो वहां से जाने के लिए मुड़ चुका था, पर ऑब्वियसली विंग ऐसा नहीं होने दे सकता था। वांग जी जो अपनी तेज कदमों से बाहर जाने ही वाला था, तभी विंग ने भागते हुए वांग जी को लगभग हक कर लिया था बैक से। वांग जी जिसने विंग के हाथों को खुद के बॉडी से हटाने की कोशिश की। विंग सप्लीमेंट्स लो या फिर खुद को शांत करो, ठंडे पानी में जाओ विंग, ये सही नहीं है, हम ये नहीं कर सकते। वांग जी जो ये सब कुछ भूल ही रहा था, तभी उसके कानों में विंग की सिडक्टिव आवाज गई, अल्फा प्लीज डोंट लीव मी अल्फा। वांग जी ये सुनकर पूरी तरीके से स्टंट हो चुका था। So enough for today. Let's take a break. Next chapter in next video. If you like my explanation, like, comment and subscribe my channel. Hopefully you all are enjoying this fan fiction. Goodbye, take care, enjoy your beautiful life.